जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब के यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सेट नंबर 9 है। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। ये 9 नंबर सेट है दोस्तों। यदि आप लोग 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर नदी है जो किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी आपको हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों, और बंगाल का, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। और पहले क्या कहते थे? तो बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है दामोदर नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, और कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। पूर्व का लंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। नक्की, लोनार, कोलेरू, पुलिकट हमसे पूछा कौन सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश में बिल्कुल गलत है। नक्की गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर, यदि ये देखें, नक्की गुजरात में, ये भी गलत है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और पुलिकट केरल, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए, सबको यदि हम लिखें तो लोनार कहाँ पड़ता है? लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। नक्की झील राजस्थान में पड़ता है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ता है पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा था कौन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आगे की ओर क्या दिया है? भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है? तो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन राज्य, इन सभी में से मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश है जो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन है। मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 2021 के अनुसार 4 मैग्नीज उत्पादन राज्य से प्रथम स्थान पर मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, और चौथे स्थान पर कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? थोड़ा छोटा कर दे तो और आ जाएगा। देखिए, चंडीगढ़, चंडीगढ़, शांति निकेतन, धनबाद, आबू। देखिए, यदि हम ये देखें तो यदि आपको याद ना हो तो कैसे हम देखेंगे? तो हम जानते हैं कि आबू क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू एक पर्यटक स्थल है, तो पर्यटक नगर माउंट आबू। ठीक, माउंट आबू क्या हो जाएगा? पर्यटक नगर हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि धनबाद एक क्या है? खनन नगर है, तो धनबाद एक खनन नगर हो जाएगा। और शांति निकेतन, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किए थे? तो शिक्षा का स्थापना किए थे। एक शांति निकेतन का जो स्थापित किए थे वो किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो शिक्षा नगर हो जाएगा। और चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर हो जाएगा। तो इस तरह यदि मैच करें 1 का 4, 1 का 4 और बी का 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चंडीगढ़ चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर, शांति निकेतन शैक्षणिक नगर, धनबाद खनन नगर, और आबू पर्यटक नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न में 80 में दिया गया है उत्तर प्रदेश में एक
बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ, कौन से जिला में उत्तर प्रदेश के? तो बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? सक्रिय एंजाइम कौन सा है? तो इसमें से देखें, ट्रिप्स क्या है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो है ये गलत बता दिया हमने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो बब्बर सफारी है, बब्बर सफारी इटावा में, कहाँ, इटावा में स्थापित किया जा रहा है। सॉरी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 81 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? तो इसमें से देखें तो ट्रिप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यह अग्नाशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन है जब प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टोन तथा ट्राइपेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 82 में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है। क्या है? परमाणु का मूल कण है। इसकी खोज 1897 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक जे थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड और गॉल्स्टीन ने, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, एक ही। और समस्थानिक कहते किसे हैं दोस्तों? ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक एक ही तत्व में के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 84 में, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह कौन सा नियम बताता है? यह जो नियम है कौन सा नियम बताता है? यह आपको न्यूटन के गति का नियम या जड़त्व का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम यह बताता है कि ये कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है जब तक उसका बाहरी बल ना लगे, या गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुलर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? बैकुलर होता है। और मूल इकाई जैसे कि लंबाई का मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा मोल होता है, समतल कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए। कह रहा है कि एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए। तो वस्तु को थीटा और 90 डिग्री के अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 81 नंबर प्रश्न में, 87 नंबर प्रश्न में इसमें है कि जब एक एस और एक पी कक्षकों को संकृत किया जाता है तब क्या होता है? एस एंड पी को जब संकृत किया जाता है तो हमें 180 अंशों पर दो कक्षक प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भौतिक वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये कौन बताता है? ओम का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ओम का नियम नहीं,
ये क्या बताता है? एवोगाड्रो का नियम बताता है। गैस की बात, ओम का नियम गैस की बात नहीं करता है। ये एवोगाड्रो का नियम कहता है भौतिक का वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान हो, सभी समान हो, तो एवोगाड्रो का नियम कहता है। ठीक है, एवोगाड्रो का नियम। यदि इसमें ओम का नियम के बारे में देखें दोस्तों, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी चालक या प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा आई के समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई या भी बराबर आर होगा, आई इंटू आर होगा। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बॉयल्स का नियम दिया गया है और चार्ल्स का नियम दिया गया है। बॉयल्स का नियम क्या है? तो बॉयल्स का नियम में इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और चार्ल्स में क्या होता है? चार्ल्स का नियम तो इसमें है स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 89 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन उनके आकार, उनके विकास और उनकी संरचना के संबंध में करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है तथा जब किसी द्रव को दिए जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो इसमें से यदि देखें हम दोस्तों, कौन संयोजक उत्तक नहीं है? कंकाल पेशी क्या है? एक संयोजी उत्तक नहीं है। कंकाल पेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग है किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन का तुल्य होता है आवेग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संवेग में परिवर्तन का तुल्य होता है आवेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 93 मेंडल को के रूप में जाना जाता है, तो मेंडल को है जेनेटिक के जनक के रूप में जाना जाता है मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किए गए कार्य की दर है, किए गए कार्य की दर क्या है? किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा कार्य समय में किए जाए तो कर्ता की शक्ति होगी, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट या जूल होता है दोस्तों। और शक्ति का ऐसा मात्रक किसके नाम पर दिया गया है? जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग कौन सा, ये प्रश्न पूछा है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से उसे निकाल भी दिया भी जाए तो भी हमारे शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को यदि हम शरीर से निकाल भी दें तो भी हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर आगे देखें, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? तो दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दूध की शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका आविष्कार वैज्ञानिक डिकास द्वारा किया जाता है। यह कांच का बना एक छोटा सा यंत्र है जो दूध की घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता या अशुद्धता का निर्धारण करता है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर प्रकाश करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आगे क्यों चलते हैं। 97 में अरुजुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अरुजुकी के संबंध में सत्य क्या है? तो क्लोम छिद्र अनुपस्थिति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्लोम छिद्र क्या होते हैं? अनुपस्थिति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए कैंडेला है जो ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कैंडेला है जो ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है। हर्ट्ज, डेसिबल और मैग ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ, जबकि कैंडेला नहीं जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है? कॉपर स्मिथ कार्बेट क्या है?
तो ये क्या है, यदि हम इसको देखें 99 नंबर प्रश्न में कॉपर स्मिथ बॉर्बेट। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? तो कॉपर स्मिथ बॉर्बेट है एक प्रकार का पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट है जो एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है 100 नंबर प्रश्न की ओर। किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो कौन से पादप उत्तक के भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पादप उत्तक में रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद है कितने खंडों का संग्रह, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अथर्ववेद है जो आपको कितने खंडों का है? 20 खंडों का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 20 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में 731 सूक्त है और लगभग 6000 ऋचाएं हैं दोस्तों। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। जादू टोना का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से के स्थानों से उनमें से कौन सा स्थान एक नहीं है? यदि ये देखें तो रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उनमें से रायगढ़ एक नहीं है। महात्मा बुद्ध के जुड़े 8 स्थान है लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगीर और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है, और इसमें रायगढ़ नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 103 की ओर। इसमें दिया गया चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश के भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो चालुक्य राजवंश जो है भारत के कौन से भाग का प्रमुख राजवंश था? तो यह चालुक्य राजवंश है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र का, दक्षिणी भाग का प्रमुख राज था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, चालुक्य साम्राज्य की स्थापना कला के प्राचीनतम साक्ष्य बौद्ध धर्म से है, जिनका विकास 3रे ईस्वी के 7वीं ईस्वी तक हुआ तथा इन्होंने दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से का प्रशासन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 104 में प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिणी किसकी कृति है? प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिणी है जो कल्हन की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कल्हन की कृति है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो कल्हन की है, और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि बाण भट्ट देखें तो हर्षवर्धन का दरबारी कविता बाण भट्ट, इन्होंने हर्षचरित कदम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कदम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया है दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण द्वारा किया गया है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, और इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है। अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यदि आप इसी प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं या भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, और वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो अपलोड मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न ही होंगे दोस्तों, और उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और चैप्टर वाइज है। आप यदि उसे पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट में या आने वाले एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये
हमारे विश्वास है, तो आप जरूर से जरूर देखें जा करके और उसे पढ़ें दोस्तों। एक बार याद नहीं होता है, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसको पढ़ पढ़ के याद करेंगे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्जाम में और आप एग्जाम में सफल होने के कगार पर रहेंगे यदि आप मेहनत करते हैं तो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। जिनके पास पढ़ने के लिए बुक ना हो उन्हें भी इस वीडियो से जीके जीएस का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। हर पब्लिकेशन का बुक सभी के पास नहीं होता है, तो लोगों के पास ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें दोस्तों ताकि वो भी इसे देख कर पढ़ सकें और अपने जीके जीएस की परख सकें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 105 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो किसके बारे में कहा गया है? तो ये मुगल बादशाह अकबर के बारे में कहा गया है। अकबर 15 अक्टूबर 1942 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में 20 साल के महल में इनका जन्म हुआ था और 50 वर्ष शासन करने के पश्चात 1605 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई थी और इन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलवाया था दोस्तों, और दीन इलाही धर्म किसने चलवाया था? अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो उस समय कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो उस समय लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग थे। विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को क्या किया गया था? तो अवैध घोषित किया गया था और 4 दिसंबर 1929 को सती प्रथा को क्या अवैध घोषित किया गया था? नियम 17 के अनुसार, धारा 17 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? यदि हम ये देखें तो खिलाफत आंदोलन का संबंध है जो तुर्की से था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तुर्की से खिलाफत आंदोलन का संबंध था। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा यह वादा किया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को विघटित करने का निश्चय किया। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्म गुरु मानते थे। इस युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को इस आधार पर समर्थन दिया था कि तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसी आधार पर भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, तुर्की के मुसलमानों पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9 की ओर। एशिचन कमीशन 1886 को में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो एशिचन समिति कमीशन था जो वर्ष 1886 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डफरिन्स ने सर चार्ल्स एडिसन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग का नाम क्या था? भारतीय नागरिक सेवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 110 की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो असम है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तीनों है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, परंतु असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। असम राज्य की सीमा भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर, नागालैंड के साथ और मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा करता है, लेकिन नेपाल के साथ साझा नहीं करता असम की सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 111 की ओर। पर्यटक स्थल अरक्कू क्या है? अरक्कू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो यदि हम देखें अरक्कू घाटी है जो किस शहर के निकट है, ये प्रश्न दिया गया है। तो अरक्कू घाटी है जो विशाखापत्तनम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अरक्कू घाटी कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है अरक्कू घाटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है क्या? किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान
और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो ये कौन सा होगा? असम होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो राज्य कौन सा है भारत का? असम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 113 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो कौन सी नदी है? यदि इसे देखें दोस्तों, तो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से चिनाव नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर झेलम नदी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, झेलम। झेलम नदी है जो आपको कहां से निकलती है? बेरीनाग झील से। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में चिनाव के पास एक झरने जो कि शेषनाग झील में गिरता है, ठीक है, से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी चिनाव नदी की सहायक नदी है। बुल्लर झील से बहती हुई कुछ दूर तक यह भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 114 की ओर चलते हैं। केन नदी के मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर बहती है। यदि इसे देखें हम, तो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। केन नदी कहाँ से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश से। देखिए, काली जो केन नदी है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है या कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कच्छारी मृदा भारत के सबसे विस्तृत मृदा है। कच्छारी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। कच्छारी मृदा, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कच्छारी मृदा का और क्या नाम है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और खादर व बांगर इसी का रूप है। खादर और बांगर कच्छारी मिट्टी का ही रूप है। जलोढ़ मृदा कच्छारी मिट्टी को भी कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, और बांगर मृदा जलोढ़ मिट्टी का ही दो भाग है। खादर होता है जो नई कच्छारी मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी कच्छारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी यानी हेड गियर है? किस जनजाति का है बायोपा? तो यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का है बायोपा पगड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 117 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव किस देश में हुआ है दोस्तों? यदि ये देखें हम, तो न्यायिक समीक्षा जो हुआ है किस देश से? यूएसए से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। न्यायिक समीक्षा पद्धति यूएसए से उद्भव हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है वर्ष 1803 में। मारबरी बनाम मेडिसन बाद में न्यायमूर्ति जॉन मार्शल और न्यायमूर्ति समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इनके आधार पर ही न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहाँ? यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। 118 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ और अभिपुष्टि से संबंधित तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 60 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अनुच्छेद 60 है शपथ से संबंधित। अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। 121 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए, राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्षों के लिए होता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय तथा किसी भी आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 122 नंबर प्रश्न चलते हैं। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, वो कौन था? लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, लीला सेठ। लीला सेठ का जन्म हुआ था 1930 में लखनऊ में, और भारत के हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। कहा गया है कि बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, वो लीला सेठ थी, और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में बनी थी। ठीक है, और यह देश की पहली ऐसी महिला थी लीला सेठ जो किसी भी राज्य की प्रथम महिला उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो वो कौन थी? लीला सेठ थी, लीला सेठ। और कब बनी थी? कहाँ की, कौन से राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 123 की ओर। इसमें दिया गया है, इसमें है 123 में निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? यदि ये देखें निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है, तो देखिए निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना काम है राजनीतिक दलों का, न कि निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए निर्वाचन आयोग के एक संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है निर्वाचन आयोग? एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्यों की विधानसभा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्यों के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। चुनाव चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना तथा निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना आदि निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि 124 में दिया गया है, इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो आपात उपबंध के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो भाग 18 है जो आपात उपबंध के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भाग 18 आपात उपबंध दिया गया कि इसमें भाग 18 में आपात उपबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नहीं देखिए भाग 12, तो भाग 12 में क्या है दोस्तों? तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद दिए हुए हैं। भाग 12 में वित्त और संपत्ति के बारे में दिया गया है। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दिया गया है। और भाग 9 में क्या है? तो पंचायतों के बारे में दिया गया है भाग 9 में। तो हमसे पूछा क्या है कि आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? ऐसे अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा, या कौन सा अधिनियम? 24वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 24वें संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 126 की ओर। कोंकणी, कोंकणी है, कोंकणी की शासकीय भाषा है। तो कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? यह प्रश्न दिया गया है दोस्तों। कोंकणी है जो आपको कोंकणी गोवा की शासकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोवा की शासकीय भाषा क्या है? कोंकणी है। कोंकणी गोवा की शासकीय भाषा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा क्या है? तेलुगु है आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा। अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है। पश्चिम बंगाल की बांग्ला और अंग्रेजी है। जम्मू और कश्मीर की उर्दू और डोगरी और हिंदी है। मेघालय की अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की मलयालम है। त्रिपुरा की बंगाली है। दादर एवं नगर हवेली की मराठी, गुजराती और हिंदी है। केरल की मलयालम है और बिहार की शासकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोवा की शासकीय भाषा कोंकणी है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मूल ह्रास किसके मूल्य की हानि होती है? तो मूल ह्रास में किसके मूल्य की हानि होती है? मशीनी
मशीनी यंत्र समूह की मूल की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो गर्म जल के अनेक स्रोत है किस पर्यटन स्थल पर? वो है राजगीर में। राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन सा जिला? तो वह है पूर्णिया। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूर्णिया। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और बिहार का विस्तार यदि देखें दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का विस्तार है। ठीक है, 24 20 10 27 31 15 उत्तरी अक्षांश, 83 19 50 88 17 40 ऐसे याद रखिए पूर्वी देशांतर बिहार का विस्तार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति क्या है? तो आयताकार है बिहार की आकृति। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का कैमा देश है? 12वां बड़ा देश है, 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल देश के कुल के क्षेत्रफल का 2.86% है। पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है दोस्तों। बिहार की उत्तर सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। बिहार से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये जिले हैं जो नेपाल के साथ लगती है, जबकि पूर्णिया है जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, जिसे माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। और आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था और जो सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ का कार्य करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है? कैमूर जिले में। कैमूर जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है। ठीक है, और कैमूर जिले में भभुआ औधौर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, औधौरा मार्ग। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 13-14 में एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः कितना था? यदि ये देखें तो कितना विकास इसका था? 17 कहा जा रहा कुल उत्पादन 17-18 में और उसकी विकास दर कब से कब? 17-18 एवं 13-14 एवं 17-18 के बीच कितना था? तो क्रमशः देखिए 13-14 में विकास दर कितना था? तो 13-14 में 3.15% और 17-18 में 6%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है? पीएम किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है किस वर्ष? वर्ष 2019 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 2019 में पीएम किसान को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द है राजा कृष्णा ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राजा कृष्णा ने प्रस्तावित किया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धा अवस्था सुरक्षित सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय से कम या बराबर है। जिसकी मासिक आय किससे? तो 15,000 से कम या बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया था देने के लिए
प्रिजर पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया है? वर्ष 1917 से पुरस्कार की प्रारंभ की गई है। इसकी स्थापना हंगरी के मूल अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। यह पुरस्कार समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और प्रिजर पुरस्कार 20 श्रेणियों के तहत प्रत्येक विजेता को एक प्रपत्र और $10,000 नगद राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस अपलोड है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिलेगा और आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का पूरा बुक उपलब्ध है और उसी प्रकार आपको यूटेरिया का वॉल्यूम 2 और फर्स्ट बुक आया था और क्रॉन पब्लिकेशन का भी है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और खान सर का पब्लिकेशन का बुक भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। पूरा जीके जीएस कंप्लीट आपको वहाँ पर मिलेगा, जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया है डिटेल्स के साथ मिलेगा दोस्तों। आप उसे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसमें देखते हैं 37वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन सा था? यदि इसे हम देखें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता पहले डॉक्टर कौन थे? तो वह थे एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 138 में चलते हैं। रोल इन शब्द इनमें से शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो रोल इन शब्द है किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हॉकी में प्रयुक्त होता है रोल इन शब्द। स्कूप, अंडर केटिंग, बुली, हाफ वाली, पुश इन, फुल बैंक आदि ये सब क्या है? हॉकी का शब्दावली है। क्रिकेट का चाइनामैन, एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रीज, डेड बॉल आदि है। 39 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न में देखें हम, रोवर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर कप है जो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फुटबॉल से रोवर कप संबंधित है। फुटबॉल से आपको संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंट ट्रॉफी, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, आईएफए शील्ड ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मड्रेका कप, ये सब क्या है? फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस है जो 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, 29 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें देखें 19 अगस्त को क्या है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? क्विक चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्विक चोटे नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है? क्विक चोटे का सलमान रुश्दी है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर है। क्विक चोटे पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ ने लिखा है द गोल्डन गेट। किरण देसाई देखे दोस्तों, तो किरण देसाई की पुस्तक क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा है। और मार्गरेट एडवुड है जो द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक लिखी है मार्गरेट एडवुड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 142 की ओर चलते हैं। यूनान की राजधानी क्या है? देखिए यूनान की राजधानी एथेंस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और यदि ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? ये यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और वर्न किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न, स्विट्जरलैंड के। और यूनान की राजधानी एथेंस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 143 की ओर चलते हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। सॉरी, हाँ, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। मिन्स्क, बियाना, बियाना किसकी राजधानी है? तो बियाना आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 140 की ओर, 44 की ओर। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किया था, इसका नाम है HR हर्ट्ज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। HR हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है 145 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार जो है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 146 की ओर। इसमें दिया है फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता ये निलंबित कर दी है? तो रूस की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, रूस की किस शहर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय अपनी तरह का प्रथम कृषि विज्ञान संग्रहालय खोलेगा? अपनी तरह का कृषि विश्वविद्यालय विज्ञान खोलेगा तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यूएसए में, यूएसए ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। इस संग्रहालय द्वारा कृषि पद्धति तथा इसके चरणबद्ध विकास के विभिन्न चरणों के छात्रों और आम जनता की परिचित कराना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में प्लॉट स्थापित करने की हेतु 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ने 1600 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 149 की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें देखिए हाल ही में बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में 64 ग्रामीण बाजारों का संचालन हो रहा था और 16 नए ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की गई है। और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार हैं और 16 नए ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है। 16 नए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 150 की ओर, और ये लास्ट प्रश्न होगा, किस राज्य ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने? तो असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल असम सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को एक ही दिन में 1 करोड़ पौधारोपण करना है तथा राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। असम राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं दोस्तों और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें जहां एजुकेशनल ग्रुप हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।